हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय डियर, हमने पिछली क्लास के अंदर कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर दिया था और उसकी बेसिक बातें एंट्रीज के साथ हमने कवर अप करी थी। इस बार हम कंटिन्यू करेंगे अपना कंसीडरेशन देन कैश और उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग ईसॉप तक कंप्लीट करते हैं, जो हमारी थ्योरी छोटी मोटी है, ईसॉप, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, इनके बारे में, फॉर फीचर रेशियो, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से कवर अप करेंगे कंसीडरेशन अदर देन कैश के साथ साथ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कंसीडरेशन अदर देन कैश क्या होता है। माय डियर, जब आप शेयर्स तो देते हैं, बदले में कैश नहीं लेते, बल्कि उसकी जगह कुछ चीजें ले लेते हैं। जैसे कि हमारा एसेट की बात करें, जैसे कि हमारे प्रमोटर्स, जैसे कि हमारे अंडरराइटर्स, जैसे कि आप बिजनेस को खरीद लेते हैं। ये चीजें कुछ हैं आपकी, जो यहां पर 4 तरीके से मैंने आपको मेंशन की हैं और उन्हीं तरीके से आप ध्यान रखिएगा। इस बार एग्जाम में बिजनेस परचेज का क्वेश्चन आने का चांस थोड़े ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, बिजनेस परचेज की आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वैसे तो हमेशा ये इररिलेवेंट रहते हैं टॉपिक्स, लेकिन इस बार लगता है कि बिजनेस परचेज से क्वेश्चंस आएगा, ऐसा मेरा सिक्स सेंस बोलता है। फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप तैयार कीजिएगा अपना पूरा का पूरा सिलेबस। देखो सारा ही करना है, चाहे आए कुछ भी, हमें तो पढ़ना सारा है, सीबीएसई ने सारा बताया। तो माय डियर, अगर आप एसेट ले रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आ रहा है उसको डेबिट करें, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करें। एसेट आ रही है, एसेट को डेबिट करें, शेयर्स जा रहे हैं, शेयर्स को क्रेडिट करें। वही सिंपल सा कांसेप्ट है। जब एसेट आ रही है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट कुछ भी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी। तो अगर मान लीजिए बिल्डिंग आई तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर मतलब होता है सेलर, जो बंदा माल बेच रहा है, जो बंदा एसेट दे रहा है, उसका नाम होगा कि बिल्डिंग वाज रिसीव फ्रॉम राम, तो हम एंट्री डालेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राम। तो राम क्या हो गया? राम वेंडर हो गया। राम वेंडर है, वेंडर मतलब सेलर होता है। ठीक है जी, तो वेंडर मैंने इसलिए डाला है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर बीइंग एसेट परचेज, और फिर उसी वेंडर को शेयर्स दे डाले, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आई बात? ये भी कब? जब आप एट पार की बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप एट प्रीमियम की बातचीत करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कहने का मतलब, अगर एट पार है तो आपको ये 2 एंट्री पास करनी है, एट प्रीमियम है तो एक ये एंट्री और एक ये एंट्री पास करनी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती होगी, बहुत बढ़िया। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, मतलब कंपनी को रजिस्टर कराते हैं। एक तरीके से कंपनी के मालिक ही होते हैं, लेकिन इसको मालिक नहीं कहा जा सकता। मालिक तो एक तरीके से शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन प्रमोटर्स के बिना कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। कंपनी एग्जिस्ट ही प्रमोटर्स की वजह से करती है। तो माइटर होता क्या है, कई बार प्रमोटर्स मार्केट में मतलब सारा खर्चा करते हैं। पहले प्लानिंग कौन करता है, कंपनी में कैसे शुरू करनी है, प्रमोटर्स पहले डिसाइड करते हैं। पहल वही करते हैं, कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रखना है, कौन सी कंपनी सेक्रेटरीज को रखना है, बार-बार आरओसी के पास जाके डॉक्यूमेंट लेकर रजिस्टर कराने के लिए उनकी बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। कौन करते हैं? सब प्रमोटर्स करते हैं। तो माय डियर, प्रमोटर्स क्या होते हैं? जो कंपनी को फॉर्मेट कराते हैं, कंपनी को रजिस्टर कराते हैं। पर होता क्या है कि जब कंपनी एग्जिस्ट कर जाती है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो यार प्रमोटर्स को कहीं पर भी तवज्जो नहीं देगी। तो क्या करते हैं कि डायरेक्टर्स कई बार चालाक होते हैं और प्रमोटर्स से कंपनी छीन लेते हैं, क्योंकि मालिक जो होते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं, वही मेन मालिक कहलाते हैं। तो कई बार ऐसा आपने देखा भी होगा, अगर आप कई मूवीज में देखो, एक बाजार मूवी आई है, उस बाजार मूवी में भी देखना, सैफ अली खान ने मालिक कोई और था और शेयर्स एक्वायर कर लिए मोर देन मेजॉरिटी। तो उसके बाद क्या हो गया, उसके पास उस कंपनी का टेक ओवर उसने कर लिया, उस कंपनी का सारा मालिकाना हक उस सैफ अली खान के पास आया। एक मूवी है अंटमैन, हॉलीवुड की मूवी है। उस हॉलीवुड मूवी में भी देखेंगे डॉक्टर पिम, जिसने देखी हो मूवी से पता होगा कि डॉक्टर पिम जो है, उन्होंने पिम पार्टिकल्स बनाए थे और उन्होंने ही अपनी कंपनी को सेटअप किया था। उन्होंने कुछ शेयर्स अपने नाम पे रखे थे, कुछ शेयर्स अपनी बेटे के नाम पर दिए थे, और कुछ शेयर्स आउटसाइड अदर पर्सन्स को दे दिए थे, मतलब पब्लिक को दे दिए थे। तो उसमें एक गंजा सा आदमी, विलन है, नाम जानता नहीं उसका क्या है। तो उस बंदे के पास कुछ शेयर्स थे, उसने उसकी बेटी को पटाया और अपने फेवर में ले लिया, और मेजॉरिटी किसके पास चली गई? उसकी बेटी की मदद से उस गंजे के पास चली गई। कुल मिला के डॉक्टर पिम के पास कुछ नहीं था और पिम को कंपनी से भगा दिया गया, मतलब टेक ओवर उन लोगों ने कर लिया। मतलब ऐसा नहीं डिविडेंड उन्हें नहीं मिलता, डिविडेंड मिलेगा, लेकिन मेजॉरिटी अब जिसके पास है, कंपनी की देखरेख वही रखते हैं। तो वही छोटी सी कहानी है। तो इस चक्कर प्रमोटर से बहुत घटनाएं घटित होती थी। तो इस वजह से प्रमोटर्स को कुछ शेयर्स रिजर्व रहते हैं, जो प्रमोटर्स को ही इशू किया जाते हैं। हम फॉर्मेशन एक्सपेंस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस की मदद से उन्हें देते हैं, सर्विसेज के तौर पे, ये मानते हुए कि उन्होंने सर्विस दी है और उनकी सर्विस के बदले में हम उनको शेयर्स देंगे। अगर मान लो फ्यूचर में ऐसी कोई घटना घटित होती है तो इसकी मदद से कंपनी की पावर्स प्रमोटर्स के पास ही रहती हैं। कैसे? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हमारे जैसा भी केस होगा टू प्रमोटर्स, ठीक है जी। और फिर एट पार है तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप एट पार कर रहे हैं तो ये 2 एंट्री पास होंगी, और अगर एट प्रीमियम है तो ये और ये वाली एंट्री पास होगी। क्या? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। चलिए जी, अब अंडरराइटर कौन होते हैं? अंडरराइटर के बारे में बात कर लेते हैं। माय डियर, अंडरराइटर एक तरीके से एजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस, कम से कम 90% शेयर्स आपके सब्सक्राइब हो गए हो। तो होता क्या है कि कई बार कंपनी में 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होते और कंपनी को मतलब अभी स्टार्ट एकदम बंद कर दी। तो यार जिसने इतनी ज्यादा दिमाग लगाया होगा, इतनी ज्यादा मेहनत की होगी, उसके अगर कंपनी अचानक बंद होगी, कितना दुख होगा उसको। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि अंडरराइटर कॉन्सेप्ट वाकई में लीगल कॉन्सेप्ट है, ये कंपनीज एक्ट में बता रखा है, लीगल कॉन्सेप्ट है कि अंडरराइटर्स ऐसे बंदे आप रख सकते हैं जो आपके बिहाफ पे पब्लिक में ही बैठकर शेयर्स खरीद लें। इससे क्या होता है कि जब 90% सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं, आपके बिहाफ पे शेयर्स खरीद लेते हैं और बदले में कमीशन चार्ज करते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन माय डियर यहां जितना मैंने बताया इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी अगर आपको डिटेल में देखना तो वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो अंडरराइटर्स जो होते हैं, अंडरराइटर्स आर दोज हुम कमीशन इज अलाउड ऑन शेयर्स नॉट सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। जो पब्लिक ने नहीं खरीदे तो वो लोग खरीद लेते हैं। तो बदले में क्या, देखो खरीदने का पैसा भी हम ही लोग देते हैं उन्हें, कंपनी ही देती है खरीदने का पैसा भी, लेकिन दूसरे रूट से देते हैं ताकि उनकी 90% वाली सेबी गाइडलाइन से वो पूरी हो जाए, ठीक है जी। सेबी केवल इतना चाहता है कि यार कंपनी के पास इतना पैसा होना
चाहिए कि पब्लिक का पैसा आया और 90% भी नहीं आ रिसीव हुआ, आपकी वर्थ कुछ भी नहीं है, तो आपको पता लगा कम इन्वेस्टमेंट करके पैसे को डुबा दो। तो सेबी सिर्फ इतना चाहता है कि आपकी इतनी वर्थ होनी चाहिए कि आप कंपनी को चला सकें। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप आउटसाइड पार्टी को पैसे देकर 90% सब्सक्रिप्शन अगर पूरे करवा रहे हो, इसका मतलब आपके पास ठीक ठाक पैसा है। ठीक ठाक पैसा है, इसका मतलब आप कंपनी चला सकते हो, कंपनी का लॉस नहीं होने दोगे, पब्लिक का पैसा नहीं डूबेगा, इसलिए ये चीज अलाउ की गई। ठीक है जी। तो वही केस है हमारा कि अंडरराइटर केस में डिबेंचर शेयर्स दोनों में है ये। अंडरराइटर कमीशन अकाउंटेबिलिटी टू अंडरराइटर्स, पहले अंडरराइटर खाते में डालो इसको, और फिर एट पार पे है तो अंडरराइटर्स अकाउंटेबिलिटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम है तो अंडरराइटर अकाउंटेबिलिटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मतलब अगर एट पार है तो आपको ये एंट्री और ये एंट्री पास करनी, प्रीमियम है तो ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री पास करनी। ठीक है जी। अब बात करते हैं बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज, जब आप बिजनेस खरीद लेते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है, पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया। बिजनेस कैसा भी हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हो, तो मेरे बिजनेस परचेज करने का मतलब होता है कि हम एक अमाउंट तय कर लेते हैं, ठीक यार तेरा बिजनेस कितने का, 1 करोड़ रुपए ले और हमें अपना बिजनेस सब कुछ दे दे। मतलब बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो भी हमारे पास आएंगे, साथ साथ में उसकी लायबिलिटीज भी हमारे पास आएंगे, उसकी गुडविल भी हमारे पास आएगी, उसके अदर चीजें भी हमारे पास आएंगी। कुल मिला के जितनी भी चीजें उस पर्टिकुलर बिजनेस से जुड़ी हुई हैं सब हमारे पास जुड़ जाएंगे आके। हमने एक मोटी अमाउंट तय कर ली कि ठीक है 1 करोड़ तेरे ये हो गए। वो 1 करोड़ रुपए जो हमने तय किए बैठ के, उस 1 करोड़ को ही बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। समझ में आती है बात? परचेज कंसीडरेशन को मैंने थ्योरी पे नहीं लिखवाया, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे मैंने अपनी क्लास में भी इसको डिटेल में डिस्कस किया है, फिर भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, वहां पर मैंने परचेज कंसीडरेशन भी डिटेल में बताया है। तो क्या हुआ, जब आप एक एसेट आ रही है और लायबिलिटीज भी आ रही है, एंट्री क्या बनेगी? तो अभी गुडविल और कैपिटल रिजर्व को भूल जाएं, बाकी चीज ध्यान रखें। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर। माय डियर, वेंडर जो है ना, ये परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट होती है। एसेट लायबिलिटीज की अमाउंट तो वही बुक वैल्यू वाली होगी, इसकी भी आपकी बुक वैल्यू वाली अमाउंट ही होगी। अब ये दोनों चीजें क्या है माय डियर, एक एंट्री में तो गुडविल ही आपको मिलेगा या कैपिटल रिजर्व ही आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए ये वाली साइड ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है, तो ये वाली कम रह जाएगी, तो आपका डिफरेंस गुडविल में आ जाएगा। और अगर मान लीजिए ये ज्यादा है सन्ड्री एसेट और ये कम है, परचेज कंसीडरेशन भी और लायबिलिटीज भी ये कम है, तो आपका कैपिटल रिजर्व आ जाता है। समझ में आती है बात? कहने का मतलब सामने वाली पार्टी का जो बिजनेस है वो 80 लाख रुपए का ही है और मैं उसे 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं। तो जो मैं 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? कुछ तो उसकी गुडविल होगी तभी तो दे रहा हूं। मतलब मेरे पास एसेट कम आई है, लायबिलिटी ज्यादा है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, उसकी गुडविल होगी या नहीं होगी, इसलिए डिफरेंस गुडविल में जाता है। समझ में आती बात? इसी तरीके से मैंने कहा उसका बिजनेस जो था 1 करोड़ 20 लाख का था और मैं उसे केवल 1 करोड़ रुपए देकर आया हूं, मतलब 20 लाख रुपए बचा लिए मैंने। इसका मतलब उसकी गरज थी, उसकी गुडविल नहीं थी, बल्कि उसका जो पैसा जो 20 लाख रुपए मेरे को फायदा हुआ है, मुझे हुआ फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल कैपिटल फायदा हुआ है, तो इसलिए कैपिटल रिजर्व कहलाता है। इसलिए डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में था। इसका लॉजिक है। रटने की अगर बात करो तो रटने के लिए मैंने लिखवा रखे इसका स्टार ये रहा, हैशटैग ये रहा, क्या इफ पीसी मतलब परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब होता है सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है जी, इनको काउंटर करके पीसी की बात कर रहे हैं, मतलब वेंडर वाले केस में। तो PC is more than net asset, the difference will be debited to goodwill account and this goodwill is purchase goodwill। हमारी गुडविल परचेज गुडविल मानी जाती है। आपको शायद याद हो, मैंने गुडविल में सिखाया था पार्टनरशिप में कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसकी कहीं भी अकाउंटिंग नहीं होती, लेकिन परचेज गुडविल की अकाउंटिंग होती है। तो ये वाली गुडविल क्या है, परचेज गुडविल मानी जाती है और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर परचेज कंसीडरेशन इज लेस देन नेट एसेट, द डिफरेंस विल बी क्रेडिटेड इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ में आती है बात? ये रटने वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये तो यहां पे हो गई बात। अब बात आती है इस वेंडर की। अगली एंट्री में वेंडर खेल है सारा का सारा, बाकी सब अपने आप खत्म हो जाता है। बैलेंस शीट में सच्ची अपने अपने जगह प्रॉपर प्लॉट हो जाती है। बैलेंस शीट में ये आपके एसेट साइड में चली जाती है, नॉन करंट एसेट में, और ये कहां चला जाता है, अगर ये होता है कैपिटल रिजर्व तो आपके रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है। ठीक है जी, लायबिलिटी साइड में। चलिए, तो मैंने कहा अगर वेंडर है तो सीधी सी बात है, वेंडर को भी डेबिट करना है। तो अगर एट पार है तो आप एट पार में ये दोनों एंट्री करेंगे और एट प्रीमियम है तो ये दोनों एंट्री करेंगे। ठीक है जी, तो क्या पहले आपने ये एंट्री बनाई, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट से नोट डाउन करें, फिर मैं अगला टॉपिक कराता हूं। चलिए जी, बड़ी मेहनत लगी इतना सारा लिख के। तो हमारा फॉर फीचर भी सारा का सारा मैंने लिख दिया, रेशियो भी सारा का सारा लिख लिया। इस वाले टॉपिक में हमारा पूरा पूरा कवर हो जाएगा। चलिए जी, फॉर फीचर का मतलब क्या होता है पहले ओरली आपको बता दो। फॉर फीचर का मतलब होता है जब शेयर्स आपके फॉरफिट हो जाते हैं ड्यू टू अनपेड ऑफ कॉल्स, मतलब कॉल्स इन एरियर्स आपकी हो गई हैं और कंपनी ने आपको बार बार नोटिस भी दिया है। 14 दिन का पहले नोटिस दिया जाता है, मैं थ्योरी में पढ़वाऊंगा आपको थोड़ा सा कि 40 डेज का नोटिस भी दिया जाता है। मतलब कंपनी ने आपको पूरी वार्निंग दी, आपने जब भी पेमेंट नहीं करी तो कंपनी के पास क्या रास्ता है, कंपनी आपके शेयर्स को कैंसिल कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है, जब्त कर सकती है। उसको हम बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो भाई साहब, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स जो है, फॉर शेयर फॉरफिटेड, हमारा पॉइंट जो है उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होना है, प्रीमियम केस में कैसे होना है, पार के केस में कैसे होना है, उसके बाद हम कौन कौन सी अमाउंट कैसे कैसे क्रेडिट और डेबिट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है, तो माय डियर इसका डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, क्वेश्चंस के साथ आप वहां कवर अप करिएगा। और कई बार क्या होता है कि प्रोराटाई केस में बड़ी दिक्कत होती है। प्रोराटाई केस में प्रीमियम हरा होता है लेकिन उसको एडजस्ट करना पड़ता है, फिर फॉरफिटेड होता है, बड़ा इशू होता है। तो उसका भी एक वीडियो हमारा है, आपको प्रोराटा की ही प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, और मैंने ये क्वेश्चन कराया, आप ही की बुक का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसे कहते हैं। वो क्वेश्चन आप करके चलना, एग्जाम में अगर आया तो फ्री के नंबर देकर जाएगा वो। ठीक है जी, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मजा आएगा उसे करने में। कर लेना सारा का सारा, पूरी 12th अकाउंट्स का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां से देखिएगा। खैर
तो हम लोग जो कर रहे थे फॉरफीचर का मतलब मैंने आपको बताया कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, और रीइश्यू का मतलब जो शेयर्स आपने कैंसिल कर लिए, फॉरफिट कर लिए, उनको दोबारा से मार्केट में इशू करना, मतलब सेल करना। ठीक है जी, तो देखें क्या है कहानी हमारी। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इट मींस कैंसिलिंग द शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू, जो आपने अमाउंट ड्यू कर दी है उनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए हम फॉरफिट कर रहे हैं शेयर्स को। द कंपनी बिफोर फॉरफीचर मस्ट फर्स्ट गिव 14 डेज क्लियर नोटिस टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स। जिन शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट कौन, जिन्होंने पेमेंट नहीं की, तो जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें सबसे पहले 14 दिन का एक क्लियर नोटिस दिया जाएगा, भाई साहब पेमेंट करा दो करा दो करा दो, अगर नहीं कराओगे तो आपके शेयर्स को हम फॉरफिट कर लेंगे, बाद में आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, लेकिन दूसरे सुनते नहीं है तो हम फॉरफिट कर लेते हैं। तो उसी केस में क्या था, अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी इज नॉट रिफंडेड। जब हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया तो उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आ गया, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए आने थे, मान लीजिए मैंने 10,000 शेयर 10 के हिसाब से 10 रुपए के एक के हिसाब से मैंने इशू किया, मतलब टोटल 1 लाख रुपए आने थे। मान लीजिए 80,000 रुपए मुझे जमा कर दिया और 20,000 रुपए मुझे नहीं दिए शेयर होल्डर ने। मैंने बहुत बार कहा यार दे दो दे दो दे दो, नहीं दिया, फिर मैंने क्लियर नोटिस 14 डेज का दे डाला कि भैया मैं फॉरफिट कर लूंगा, आप बताओ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो माय डियर शेयर्स में कैंसिल कर दूंगा, उनकी वैल्यू कर दूंगा 0। उसके बाद उन शेयर्स को मैं किसी और को सेल कर दूंगा, साथ साथ जो 80,000 रुपए मेरे पास आए हैं वो मेरा पैसा कहलाएगा, कंपनी का पैसा कहलाएगा, वापस नहीं करेंगे वो, कंपनी कभी वापस नहीं करती, रिफंड नहीं करती। ठीक है जी, तो इसी केस में हम यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। भाई साहब अगर आप एट पार पर ओरिजिनली इशू करते हैं, देखिए इशू आप ओरिजिनली किस पे कर रहे हैं, इसका जो रायता फैलता है वो फैलता है जब प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं होता। एट पार पे अगर आप इशू कर रहे हो और उसके बाद फॉरफिट कर रहे हो तो एंट्री बिल्कुल सेम है, किससे भला, कि अगर आप एट प्रीमियम इशू कर रहे हो लेकिन प्रीमियम आपका अगर रिसीव हो गया, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है उसके बाद भी एट पार वाली सेम एंट्री बनेगी। लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तब आपको एंट्री यहां पर थोड़ी अल्टर करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। देखिए क्या है इसके बारे में कि अगर आपके शेयर्स ओरिजिनली एट पार इशू किए गए हैं तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स मैंने लिख दिया, आप या कॉल्स इन एरियर्स भी लिख के सबको कंसोलिडेट करके लिख दो। मान लो 2 कॉल्स का पैसा नहीं आया, मैंने कहा कि एप्लीकेशन थी, अलॉटमेंट थी, फर्स्ट कॉल थी और सेकंड कॉल थी। मान लीजिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ गया, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा ही नहीं दिया, तो आप 2 तरीके से लिख सकते हो, अनपेड कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, अलग अलग लिख दो, या फिर टू कॉल्स इन एरियर्स और फर्स्ट और सेकंड कॉल के अमाउंट को कंबाइन करके और या कंबाइन अमाउंट लिखो, तब भी ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स लिखना, लेकिन उसको अनपेड कॉल्स लिख करनी है ना, एग्जाम में अनपेड कॉल से नंबर कट जाएंगे। अनपेड कॉल सिर्फ आपको समझाने के लिए भैया अनपेड कॉल्स आएंगे यहां पर जो आपने अभी तक दी नहीं है। तो इसमें कौन सा अमाउंट आएगा भाई साहब, कॉल्ड अप अमाउंट। अगर सारा ही पैसा मंगवाया है तो आप सारा का सारा यहां लिखें, लेकिन जितना मंगवाया, मान लीजिए आपने कि आपकी मान लीजिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक था, 4 किस्तें थी आपकी, लेकिन अभी तक कॉल्ड भी केवल फर्स्ट कॉल तक किया है, मतलब एप्लीकेशन दे दिया आपने, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, आपने सेकंड कॉल तक मांगा ही नहीं, तो भाई साहब सेकंड कॉल मांगने तो कॉल्ड अप तो वो हुआ ही नहीं है, तो आप कहां तक के लिए आप शेयर कैपिटल में डालेंगे, केवल कॉल्ड अप के अमाउंट डालेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो आपने पे कर दिया है वो शेयर फॉरफीचर में डालें, और टू अनपेड कॉल्स में वही अनपेड अमाउंट आएगी, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, मामला खत्म। समझ में आती बात, इतना सा काम हमें करना है इसके अंदर। अब बात आती है कि अगर आप ओरिजिनली मतलब जब इशू करते टाइम पर पहली बार जब आप इशू कर रहे हो, आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो 2 केस आते हैं, या तो प्रीमियम का पैसा रिसीव हो जाता है या प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं होता। भाई साहब अगर रिसीव हो जाता है तो बिल्कुल सेम एंट्री है, क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर टू अनपेड कॉल्स। मतलब कुल मिला के सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो जाता है तो आप इस तरीके से आप फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे जैसे प्रीमियम उस क्वेश्चन में था ही नहीं। अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रीमियम का पैसा अगर रिसीव होता है तो आप उस तरीके से एंट्री करेंगे जैसे प्रीमियम उस क्वेश्चन में था ही नहीं। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं होता तो आपको प्रॉपर तरीके से शो करना पड़ेगा। पहले प्रीमियम जब ओरिजिनली इशू कर रहे थे तो क्रेडिट कर रहे थे, इस बार आपको डेबिट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो देखें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर टू अनपेड कॉल्स या कॉल्ड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट में प्रीमियम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। जब प्रीमियम में ये मान के एंट्री कर रहा हूं कि प्रीमियम क्वेश्चन में था ही नहीं, तो पेड अप में हम प्रीमियम शो करेंगे ही नहीं। और टू अनपेड कॉल्स मतलब मैं लिख देता हूं, गलती मत कर देना, पेड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ध्यान रखना, गलती मत कर देना कि खामखा गड़बड़ी कर दो और फिर खामखा पिटाई होगी तुम्हारी। चलिए, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। अब इसके बाद मैं कह रहा हूं इफ प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम आपका अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो आपको माय डियर प्रीमियम पूरा का पूरा शो करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। ये बात भी आप दिमाग में रखना। वो कह रहा था ना आधा प्रीमियम रिसीव हो गया, आधा प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो इनकी एंट्री बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप इनमें कॉल्स इन एरियर्स वाली जो अनपेड कॉल्स की एंट्री है ना, अमाउंट है, इसमें गड़बड़ी कर देते हो। तो उसके लिए वीडियो बना रखा है, मैं ढूंढ के वो वीडियो को कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूं, कोशिश क्या मैं डाल ही दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर आपको पूरा का पूरा देखना है कॉन्सेप्ट तो आप वैसे भी देख सकते हैं, माय डियर मैं डाल जरूर दूंगा उसका लिंक, आप कर लेना। जहां पे आधा प्रीमियम रिसीव हो गया आधा रिसीव नहीं, तब क्या करोगे, तो उस केस की भी आपको टेक्निकल क्वेश्चन होता है वो कि अगर आधा प्रीमियम रिसीव हुआ आधा नहीं हुआ तो भाई साहब भसड़ मच जाती है इन दोनों में कि आपको आधा शो नहीं करना और आधा शो करना है, तो बड़ी रायता फैलता है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ध्यान से सुने, मैंने कहा अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर टू अनपेड कॉल्स, ठीक है जी। तो कॉल्ड अप अमाउंट आएगा इसके अंदर, वही अगर सारा पैसा मंगाए तो आपका सारा का सारा जाएगा फेस वैल्यू, लेकिन अगर आपने थोड़े बहुत पैसे मंगाए तो कॉल्ड अप यहां जाएगा। प्रीमियम आपको यहां जाएगा, नॉट रिसीव्ड मैंने इसलिए लिख दिया, जो प्रीमियम आपका रिसीव नहीं हुआ आप केवल उसको यहां शो करने वाले हैं। उसके बाद पेड अप अमाउंट यहां पे आपने डाल दिया, अनपेड कॉल्स इंक्लूडिंग प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, वही वाला प्रीमियम जो अभी तक आपने रिसीव नहीं किया। चलिए जी, अब ये क्या चीज है माय डियर, ये इनका टॉपिक नहीं, एक्चुअली स्पेस खत्म हो गया था, उसका उससे रिलेटेड चीज है ये, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या है ये रीइश्यू का है। तो मेरे ख्याल से आपको फॉरफीचर का मतलब समझ में आया। मैंने फिर बताया आपको रिवीजन की सीरीज है, तो रिवीजन के हिसाब से इतना सफिशिएंट था, आपके दिमाग में खिचड़ी बन रही थी वो क्लियर हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको डिटेल में देखना है डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा।
रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का क्या खेल है? इट मींस सेलिंग द शेयर्स दैट वर कैंसल्ड बाय द कंपनी। जो शेयर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए हैं उनको अब क्या कर रहे हैं? दोबारा से बेच रहे हैं, दोबारा से रीइश्यू कर रहे हैं। तो भाई साहब हो सकता है कंपनी गुडविल अगर अच्छी, कंपनी का मार्केट में अच्छा खासा नाम है तो अच्छे खासे रेट पे बिके दोबारा भी, और हो सकता है कंपनी में मार्केट में कंपनी का नाम मार्केट में थोड़ा सा कम है तो उस केस में क्या होगा? वो उतने का नहीं बिका जितना पहली बार बिका था, तो डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। वैसे ओरिजिनली डिस्काउंट पर आप शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप यहां पर डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट कितना देना है? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। इस नाम से क्वेश्चन कई बार आ गया कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट के तौर पे अगर शेयर्स इश्यू कर रहे हैं पूरी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं कि बताइए मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होता है? इज द अमाउंट क्रेडिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब कुल मिलाकर जितना पैसा रिसीव हो गया वही डिस्काउंट दे दो। मतलब कहने का यह है कि अगर 10 रुपए मुझे लेने थे, उसने बंदे ने मुझे 3 रुपए दे दिए, 7 रुपए अभी तक नहीं दिए, तो इसका मतलब मैंने शेयर्स फॉरफिट कर लिए, तो मैं दोबारा कितने में इशू करूंगा? मैं 7 रुपए में इशू करूंगा। कंपनी को केवल अपने पैसों से मतलब होता है। कंपनी को 3 रुपए मिल चुके हैं, नहीं मिल चुके हैं, अब उसे कंपनी को 7 रुपए से मतलब है, मतलब 3 रुपए का वो डिस्काउंट दे सकती है। मतलब जितना आपने फॉरफिट किया, जितना आपने जब्त किया है, केवल वही आपका रीइश्यू हो सकता है, सॉरी वही आपका केवल डिस्काउंट हो सकता है। उसी को मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कहते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ चुका है कि क्या होता है, यहां से क्वेश्चन कई बार बन चुका है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करूंगा। क्वेश्चन बन चुका है हर बोर्ड में, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी तीनों बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा इस बात का। मींस क्या है? रीइश्यू प्राइस कैन नॉट बी लेस देन अमाउंट अनपेड ऑन फॉरफिटेड शेयर। जितना आप पैसा नहीं दिया उससे कम नहीं हो सकता। मतलब 7 रुपए लेने थे, ये अनपेड था, तो 7 रुपए से नीचे आप पैसा ले ही नहीं सकते। आपको कम से कम 7 रुपए लेने हैं, इससे ऊपर लेने हैं। समझ में आई बात? 7 रुपए लेने हैं या फिर इससे ऊपर लेने हैं। लेने को आप कितने ले लो? 200 ले लो, 250 ले लो, 5000 ले लो, 50000 ले लो, उससे क्या मतलब है? पर मैक्सिमम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, जितना आपने जब्त किया है, जितना आपने फॉरफिट किया है, उसको मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट बोलते हैं। मैं जोर इसीलिए डाल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। खैर, दूसरा पॉइंट कहता है इफ शेयर इश्यू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू। भाई साहब फेस वैल्यू या इश्यू प्राइस या फिर आपका कॉल्ड अप प्राइस, अगर इससे ज्यादा आपका इश्यू होता है, मतलब मैंने कहा आपसे एग्जांपल के तौर पे 10 रुपए का शेयर था, 3 मिल गए हैं और 7 नहीं मिले, तो इस केस में क्या हो गया? इस केस में क्या होगा? आप मैक्सिमम डिस्काउंट 3 रुपए देने वाले हैं। मैंने कहा 7 रुपए में तो आप रीइश्यू कर ही देंगे। 8 रुपए में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जो 1 रुपया बच गया, मतलब 8 रुपए में अगर आपने रीइश्यू किया है तो 8 रुपए पैसा मिल गया आपको, 3 पहले मिल चुके, टोटल कितने मिल गए? 11 रुपए मिल गए। मतलब जो 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला वो हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माय डियर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में शेयर 12 रुपए का बिक गया, दोबारा फिर 12 रुपए का बिका, इसका मतलब अब भी मार्केट में बड़ी तगड़ी स्थिति है, मतलब सेल 12 रुपए में हुआ है, लेने 7 रुपए थे, मिल गए 12 रुपए, तो ठीक है, जो 3 रुपए हैं वो आपके कैपिटल रिजर्व में आएंगे। लेकिन ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ऊपर जितना भी रुपया होता है ना वो सारा प्रीमियम कहलाता है। तो फेस वैल्यू से ऊपर कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं या नहीं है? तो 2 रुपए आपके प्रीमियम के कहलाएंगे। वही बात यहां पे कह रहे हैं, इफ शेयर्स इश्यू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू इश्यू प्राइस, सॉरी इश्यू प्राइस 2 बार लिख दिया मैंने, हाँ इश्यू प्राइस सही तो है, ये स्टार्टिंग में ओरिजिनली इशू की बात करें, ठीक है। फेस वैल्यू इशू प्राइस कॉल्ड अप प्राइस एक्सेस मनी ओवर एंड अबव विल बी क्रेडिटेड कंसीडर्ड एज प्रीमियम, उसको हम प्रीमियम कहेंगे, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या? अगर एट पार पर है, अगर एट पार पर है मतलब मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट का ध्यान रखते हुए आप फेस वैल्यू से नीचे आप शेयर इशू कर रहे हैं या फिर फेस वैल्यू के बराबर आप इशू कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखिएगा ये स्टार जो लगाया है, स्टार इसलिए लगाया है, अब देखिए मैं बताऊं आपको, यहां पर तो आपका अमाउंट रिसीव जो आपने रीइश्यू के टाइम पर बैंक में डाला, चलिए जी। शेयर कैपिटल में क्या आपका कॉल्ड अप या फेस वैल्यू, जैसा भी केस होगा, अगर मान लीजिए सारा का सारा अमाउंट आपने मंगा लिया था, आपने ओरिजिनली टाइम पर, ओरिजिनली जब इशू किया सारा पैसा मंगा लिया, तो फेस वैल्यू के हिसाब से आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उस टाइम कॉल्ड अप ही किया था, तो अब यहां कॉल्ड अप से ही क्रेडिट करने वाले हैं। इनका बैलेंसिंग फिगर जो है कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। ये एंट्री थोड़ी आसान पड़ती है, आपके बाकी बुक में एक दूसरे तरीके से एंट्री भी है, वो थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, पर ये वाला तरीका थोड़ा ज्यादा बेस्ट है। अगर आप इसको कर लें तो ज्यादा सही है। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो ये तरीका अपना लें, लेकिन सीख रखा है, मैं फिर बता रहा हूं, एग्जाम के बिल्कुल आसपास की घटना है, एग्जाम के आसपास अपना मेथड मत बदलना, जो आपने सीखा है आप उसी हिसाब से करें। मैं फिर क्लियर कर दूं, अगर आपने मेरा तरीका अपनाया और आपको प्रैक्टिस दूसरे तरीके से है तो गलती कर दोगे एग्जाम में, ना तो ये कर पाओगे ना वो कर पाओगे। जिसको सीख रखा है उसी से प्रैक्टिस करो। इसके अलावा जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं, अगर आपने पूरे साल तैयारी किसी और तरीके से की है तो माय डियर आप उसके साथ जाएं। मेरी बात ध्यान रखिएगा, आप दूसरे 2 नाव पैर मत रखिएगा। अकाउंटिंग करने के कई तरीके होते हैं, मैं अकाउंटिंग को आसान भाषा में सिखाता हूं, जितना हो सकता है उतना ईजी करने की कोशिश करता हूं। मैं अपनी क्लास में भी इसी तरीके से करता हूं और ऑनलाइन में मैंने यूट्यूब पे यही कोशिश की है कि अकाउंट्स को आसान से आसान बना सकूं, ताकि आप लोग एग्जाम में ठीक तरीके से प्रेजेंट कर दें चीजों को। लेकिन अगर आपको किसी और तरीके से सिखा रखा है, सीखने की बारी आपकी गई, अब रिजल्ट ओरिएंटेड बनो, एग्जाम ओरिएंटेड। समझ में आई बात? अब नॉलेज ओरिएंटेड मत बनना, नॉलेज ओरिएंटेड जो बनना तो बन लिए, अब एग्जाम ओरिएंटेड बने, ठीक है जी। खैर, तो यहां मैंने स्टार बना रखा, ये पॉइंट जो है ये स्टार इस वाले रिलेटेड है, इस वाले स्टार और इस वाले स्टार से रिलेटेड। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने 100 शेयर फॉरफिट किए हैं और 100 शेयर से ही आपने रीइश्यू कर दिए, अगर आपने 100 शेयर फॉरफिट किए और 100 शेयर से ही आपने रीइश्यू कर दिए, तो फॉरफिचर अकाउंट में सेम वही अमाउंट आएगी जो आपने फॉरफिटेड में डाले थे। ये तो रीइश्यू की एंट्री होगी, लेकिन जो फॉरफिटेड की एंट्री थी, फॉरफिचर की एंट्री थी, उस टाइम पर भी तो आपने क्रेडिट किया। देखिए ध्यान से, फॉरफिचर केस में भी तो आपने क्रेडिट कर रखा था 2 शेयर फॉरफिचर, तो जो यहां अमाउंट आपने क्रेडिट कर रखी थी, अगर आपने 100 शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे, 100 शेयर्स की बात यहां हो रही थी
और यहां पर रीइश्यू भी आप 100 शेयर्स कर रहे हो, तो भाई जो यहां अमाउंट डाली थी ना, सेम वही यहां कॉपी कर देना, सेम वही यहां कॉपी कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत कब होती है, जब आप 100 शेयर्स इशू फॉरफिट करते हो और री इशू कर रहे हो 80 शेयर, मतलब कम शेयर इशू कर रहे हो, तो ये 100 की एंट्री है और यहां पर 80 की एंट्री है, तो उस केस में आप फॉरफिचर अमाउंट में ये वाली अमाउंट नहीं डालनी है। फिर कैसे करना है, फिर इस तरीके से करना है, कैसे करना है बताऊंगा। फिलहाल बस मोटी मोटी एंट्रियां देख लो। अभी मैं कहता हूं प्रीमियम पे अगर आप कर रहे हो तो बैंक अकाउंट प्रीमियम कब होगा, जब ओवर एंड अबव फेस वैल्यू है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। तो यहां पर तो अमाउंट रिसीव होगी बैंक में आई जाएगा, इसके लिए मैंने स्टार बना ही रखा है। इसके कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू जो भी केस होगा, और यहां पर प्रीमियम क्या है, एक्सेस ओवर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ऊपर जितना ही पैसा होगा सारा का सारा तुम्हारा प्रीमियम कहलाया, ठीक है। आपने डाल दिया यहां पर, और ये आपका कैपिटल रिजर्व किससे आ गया, बैलेंसिंग फिगर से आ गया। चलिए जी, अब इस जरा स्टार की बात कर लेते हैं। स्टार के बारे में देखिए मैंने अपनी लैंग्वेज लिखी है, किसी बुक में आपको ये लैंग्वेज नहीं मिलेगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। मैंने कहा इफ रीइश्यूड शेयर्स वर इक्वल टू फॉरफिटेड, then share forfeited amount at the time of reissue will be equal to the shares forfeited at the time of forfeited। बट के आगे मत पढ़ना, यहीं तक पढ़ो, मतलब वही बात कही। मैं जरा इसको रब कर देता हूं, क्योंकि वैसे तो आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब करके और फिर चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं, ठीक है जी। मैंने कहा मान लीजिए 100 शेयर्स थे फॉरफीचर के टाइम पर, आपने री इशू के टाइम पर केवल 100 शेयर जितने थे सारे के सारे री इशू कर डाले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फॉरफिट किया था तो शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट आपने डाली थी सेम वही अमाउंट आप कॉपी कर देंगे, कहां, री इशू के टाइम पर जो आप शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर रहे हैं, और यहां पर जो आपने क्रेडिट की थी सेम अमाउंट रहने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब बट से आगे इतनी लाइन जो थी ना वो इसी को एक्सप्लेन कर रही थी। आगे बट के आगे देखें, इफ रीइश्यूड प्राइस वर लेस देन द फॉरफिटेड रीइश्यूड शेयर्स वर लेस देन फॉरफिटेड शेयर्स, देन शेयर फॉरफीचर अमाउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू विल बी कंसीडर्ड एज फॉलोज। मतलब क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि मान लीजिए 100 शेयर्स थे आपके एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर के टाइम पर 100 शेयर्स थे, लेकिन इशू किए गए हैं 80 शेयर। 80 क्या, बार बार 80 कर रहा हूं, 70 कर देता हूं, 70 शेयर्स, क्योंकि ज्यादा तो आप री इशू कर ही नहीं सकते, जितने आपके पास हैं तो उतने कर दो, उससे कम करो। तो आपने मान लीजिए 70 शेयर आपने री इशू किए हैं, तो भाई साहब शेयर फॉरफीचर में जो आपने क्रेडिट किए थे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, तो उस केस में इसको कॉपी नहीं मारना है, ध्यान रखिएगा, इसको कॉपी नहीं मारना है, बल्कि यहां शेयर फॉरफीचर में आप क्रेडिट क्या करेंगे, यहां पर आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। मतलब जितनी भी अमाउंट यहां पर जो आपने लिखी थी, अमाउंट फॉरफीचर में जो लिखी थी, डिवाइड बाय जितने शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे, मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर्स आप री इशू कर रहे हो, जो भी अमाउंट निकल के आ जाए उसको लिख डालो इस जगह शेयर फॉरफीचर में। समझ में आया, वही बात कही, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइड बाय शेयर फॉरफीचर मल्टीप्लाई बाय शेयर री इशूड। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। मैंने बहुत कोशिश की आपको शॉर्ट में बहुत कुछ बता दूं। अब जरा इसे फटाफट नोट करें, फिर एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है उसे निपटा दूं। चलिए जी, अब मैंने पूरा रब नहीं किया क्योंकि वैसे भी मुझे 4 टॉपिक और आपको बताने हैं। इसके बाद मेरा यहाँ शेयर्स का टॉपिक खत्म हो जाता है। शेयर्स के टॉपिक के बाद फिर मेरा डिबेंचर्स बचेगा, डिबेंचर्स में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है जी। तो देखें जरा क्या है इसके अंदर। सॉरी, इस शॉप की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। माय डियर, होता क्या है कि जब शेयर्स ही दिए जाते हैं इसमें एम्प्लॉइज को, जो एम्प्लॉइज बहुत पहले से काम कर रहे थे, बहुत पहले से जो कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो यार कंपनी का भी एक दायित्व होता है, कंपनी की भी एक लायबिलिटी होती है उन एम्प्लॉइज के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि कंपनी, मान लीजिए कंपनी का शेयर स्टार्टिंग में 10 रुपए का था, लेकिन कंपनी गुडविल मार्केट बहुत तगड़ी होगी, तो उसका शेयर मार्केट में 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए का एक शेयर बिक रहा है। तो उस केस में अब क्या होता है, एम्प्लॉइज का अगर मन होता है कि यार शेयर्स खरीदे, तो एम्प्लॉइज के लिए स्टार्टिंग में एक ऑप्शन रख दिया जाता है कि ठीक है, अगर आप कभी लाइफ में शेयर्स खरीदना चाहो, लाइफ इन द सेंस जब तक आप कंपनी में काम कर रहे हैं, जब तक आप कंपनी में कभी शेयर्स खरीदना चाहें, तो आप फेस वैल्यू पर खरीद सकते हैं या फिर डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं। मतलब इन द सेंस डिस्काउंट इन द सेंस 5000 का शेयर अगर मार्केट में, ठीक है यार 2000 का ले लो, इस तरीके से प्राइस इनका घटा दिया था। मतलब कंसेशनल रेट पर, मतलब कंसेशनल रेट पर दिया जाता है, फ्री में नहीं दिया जाता, ध्यान रखिएगा, कंसेशनल रेट पर दिया जाता है टू एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों को कंसेशनल रेट पर शेयर्स जब देती है कंपनी, उसको बोलते हैं ESOP। स्वेट इक्विटी शेयर्स, नाम से पता चला पसीना, स्वेट का मतलब होता है पसीना। जो एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनको कंपनी खुश करने के लिए, कई बार क्या होता है कि जो बंदे मेहनत कर रहे हैं उनको आप अगर एक्स्ट्रा पेमेंट ना करो, एक्स्ट्रा खुशखबरी ना दो उनको, या उनको ग्रोथ ना दो, तो वो मेहनत करनी बंद कर देते हैं। और अगर आप उनको ग्रोथ देते हो तो 2 फायदे होते हैं, एक तो वो मेहनत और ज्यादा करेंगे, साथ ही साथ उन्हें देखकर जो बाकी एम्प्लॉइज मेहनत नहीं कर रहे थे वो भी ज्यादा मेहनत करेंगे। क्यों? वो देखेंगे कि यार जब उसे शेयर्स मिले तो हमें भी शेयर्स मिलने चाहिए। तो इसी तरीके से स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स में शेयर्स अलॉट होते हैं, शेयर्स अलॉट होते हैं किसको? एम्प्लॉइज को, जो मेहनत करते हैं। अब ये फ्री में भी हो सकते हैं और कंसेशनल रेट पर भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर कंपनी कंसेशनल रेट पर देती है। फ्री तो आज तक सुना नहीं मैंने, पर एक आधा केस हो तो कहता नहीं मैं, फिलहाल कंसेशनल ही सुना है मैंने, ठीक है। तो ये आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, सॉरी इक्विटी बोल रहा हूं, इक्विटी प्रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। वैसे इक्विटी चलता है मार्केट में, तो मैंने आपको पहली मतलब वीडियो से बता रखा है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो मार्केट में थोड़े कम होते हैं, क्योंकि मार्केट का थोड़ा माहौल ऐसा होता है कि उनके पास खामखा के राइट बहुत ज्यादा होता है। अब क्या डिस्कशन करें इसके बारे में, आपको पढ़ना है तो यार डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, पढ़ लेना उसको भी। खैर, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मतलब ये तो मिलते हैं एम्प्लॉइज को, अपने कर्मचारियों को, लेकिन ये मिलते हैं दोनों के दोनों एग्जिस्टिंग
शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ज्यादा इक्विटी शेयर्स को मिलते हैं ये, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस शेयर्स दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में, और राइट शेयर्स दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंसेशनल रेट पर, कंसेशनल रेट पर सस्ते में दिए जाते हैं। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ये दोनों शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, मौजूदा शेयर होल्डर कंपनी पहले से ही शेयर होल्डर्स थे उनको दिए जाते हैं, और ये दोनों एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। समझ में आती है बात? तो इसमें बोनस तो आपको फ्री में हो गया, उसके बाद ही खत्म हो गया, पर राइट शेयर्स जो होते हैं सस्ते मिलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको खरीदने ही खरीदने, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो चाहे तो शेयर्स खरीद सकते हैं, मतलब राइट को अवेल कर सकते हैं, उसे रिनाउंस कर सकते हैं, मतलब उसे किसी और के पास शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मुझे राइट शेयर मिला, कंपनी का मार्केट में रेट चल रहा था 50 रुपए का एक शेयर, और मेरे को कहा कि यार तुम्हें ना 20 रुपए का मिल जाएगा, तो मैंने यार दिमाग में दौड़ाया, मगर 20 रुपए का मिल जाएगा। हालांकि इसका टॉपिक जो है बीकॉम सेकंड ईयर में इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए मिलेगा। बेसिकली क्या है कि मैंने कहा यार मुझे 20 रुपए का मिल जाएगा, पर मेरे पास पैसे तो है नहीं, क्या करूं? तो मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उससे कहा ओए मैं इस कंपनी के शेयर है मेरे पास, लेगा तू? उसने कहा हाँ लूंगा, लेकिन यार 50 रुपए का है। मैंने एक काम कर 20 रुपए का मिल जाएगा, 20 रुपए का मिल जाएगा, तो एक काम कर 20 रुपए का ले लिए, ये पकड़ लेटर मेरे पास आया राइट शेयर के तौर पे, तो कंपनी कभी भी उसको मना नहीं करेगी। मैंने जिसके पास राइट को शिफ्ट किया है वो उसको खरीद सकता है। क्लियर है बात? उसको भी परचेज कर सकता है। इसको बोलते हैं राइट को ट्रांसफर कर देना, राइट को रिनाउंस कर देना। अब ये मेरे ऊपर है, मैं उसे 20 का राइट दे रहा हूं या फिर उसे 30 का राइट दे रहा हूं। मतलब क्या है कि मैं कह सकता हूं यार 30 रुपए का मिलेगा, 10 रुपए तो मुझे दियो हर शेयर पे और 20 रुपए कंपनी को प्रोवाइड करियो। अब क्या आप दुनिया भर के शेयर नहीं खरीद सकते? कंपनी इसकी भी लिमिट लगाती है कि यार आप केवल 10,000 शेयर ले सकते हो 20 रुपए के हिसाब से, आप 50,000 शेयर ले सकते हो 20 के हिसाब से, आप 5,000 शेयर ले सकते हो 20 के हिसाब से। जैसे जैसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की स्थिति हो, जैसे जैसे आपकी रेपुटेशन हो, वैसे जैसा कंपनी आपको प्रोवाइड करना चाहती हो, लिमिट लगाई जाती है इसमें भी। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब शेयर्स का टॉपिक आज ओवर होता है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। माय डियर, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में दिवाली कह रहा, डिबेंचर्स बार बार दिमाग से निकलती हैं उल्टी सीधी बातें। होली है भैया, होली को ठीक से मनाना, ठीक है ना, ज्यादा तबियत खराब मत करना, एग्जाम्स आपके बिल्कुल सर पे ही हैं। डिबेंचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।